बाबा साहब आंबेडकर की जितनी भी पुस्तकें हैं अगर आप देखेंगे, मैं कई बार अलग अलग कुछ कार्यक्रमों में जाता हूं और उसमें मैं कई बार यह प्रश्न पूछता हूं, सर कि अगर आप बोलते हो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने लिखा है, रिवॉल्यूशन ऑफ काउंटर रिवॉल्यूशन अगर बाबा साहब ने लिखा है, मैं उस हाल में प्रश्न यह करता हूं कि कितने लोगों ने वो पुस्तक देखी है और पढ़ी है। हाउ मेनी दोज दे हैव स्टडीड एंड रेड दिस बुक, वेदर इट इज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट फॉर दैट मैटर और रिवॉल्यूशन ऑफ काउंटर रिवॉल्यूशन। 100 के उस सभागार में 100 की कैपेसिटी अगर मान के चलो उस सभागार की है, तो मैंने बहुतायत फ्रीक्वेंटली ये देखा है, मोस्टली ये देखा है कि उसमें 8 से 10 लोग रहेंगे सर, जिसमें कि हमको यह दिखाई देता है कि उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक तो देखी है या पढ़ी होगी। भारत की इस पवित्र धरती पर भारत के राष्ट्र निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और इस पवित्र धरती को अपने त्याग और बलिदान से सिर्फ भारत को नहीं तो अपितु विश्व को समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे ले जाने के लिए जिन संतों महामानवों ने त्याग और बलिदान दिया और आज इस बड़े हॉल में हम यहां पर जमे हुए हैं, इस लायक बनाया, उन सभी संतों महामानवों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। आज यहां पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के इस नागार्जुन हॉल में मेरी जो बुक है ह्यूमनाइजिंग पावर, आंबेडकर्स ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू पावर एंड पॉलिटिक्स, इसके विमोचन एवं चर्चा सत्र के लिए विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय विवेक कुमार सर, आदरणीय जॉन कोहनी सर, मेरे दोस्त डॉक्टर प्रशांत इंगोले और सबसे और अति महत्वपूर्ण चीज जो मैं इस मौके पे बोलना चाहूंगा कि यहां पर हमारे तमाम डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और जिन लोगों को इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे उस तरफ बैठना चाहिए और उन लोगों ने इस तरफ बैठना चाहिए, ऐसे सभी साथियों को मैं यहां पर शुक्रिया अदा करता हूं जो यहां पर उपस्थित। खासकर मैं बहुत ही अभिभूत हूं, हम्बल्ड हूं और ओवरवेल्म्ड हूं। ये अंग्रेजी शब्द है लेकिन सर उसके लिए एक ही शब्द उपयोग कर रहा हूं, अभिभूत हूं करके। यहां पर विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूंगा, बारी बारी से उपस्थित जो हमारे साथी है, मैंने हमेशा सोचा हूं कि उन लोगों को भी यहां पर भाष्य करने के लिए बुलाऊं, लेकिन चूंकि सर आप सब लोग पता है कि समय का अभाव है हमारे पास में कई बार, और मैं इस बात से भी गदगद हूं कि जब जब मैंने जिन लोगों को नागपुर में जो भी यहां पर उपस्थित है, जिन लोगों को मैंने बुलाया, उन्होंने सदैव दिल से यहां पर उपस्थिति दर्ज की है। सिर्फ आए ही नहीं अपितु दिल से आए हैं। और उन सभी डिग्निटरीज के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया हूं, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यहां पर उपस्थित नागसिंह बागड़े सर है, मैडम है, आदरणीय मानकर सर है, आईएफएस है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहां पर मेरे लिए कि मेरे जो अभी मेरे बड़े भाई और बॉस जो है वो भी उपस्थित है, आदरणीय डॉक्टर प्रमोद निकालजे सर। उनके बाजू में आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग परिचित है, और मैं स्पेसिफिकली उनका नाम लेना चाहूंगा सर, प्रोफेसर आल्सो फॉर यू।
and this is a great resource for your research for which you are holding around. And rather I will also say thank you to you also, because sir अभी political history के ऊपर काम कर रहे हैं प्रोफेसर साहब घूम रहे हैं। यहां पर आदरणीय ईजेड खोब्रागड़े सर है, और वो कोई किसी नाम के मोहताज नहीं है सर, और मैडम भी उपस्थित है। और संवैधानिक मूल्यों को और संवैधानिक जागरूकता को फैलाने के लिए जो मुहिम, जो जद्दोजहद और जो प्रयत्न करने का जो सिलसिला हमको जिन्होंने दिया ईजेड खोब्रागड़े सर ने, वही से हमने शुरुआत किया है ना। आज ये देख रहे हैं आपकी संविधान जागर, ये जहां वहां हमको मिल रहा है, उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, ये जो संविधान जागर, ये जो शब्दावली है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, वो उस शख्स से आई है जो यहां हम सबके बीच में आज उपस्थित है। तो ऐसे आदरणीय ईजेड खोब्रागड़े सर, हमारे यहां पर जगताप सर उपस्थित हुए हैं, जो एडिशनल डिविजनल मैनेजर है रेलवे के। यहां पर उपस्थित हमारे आदरणीय जस्टिस सीएल थूल सर है, जो एक्स SC/ST कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। यहां पे हमारे सोमकोर दादा उपस्थित है, यहां पर हमारे दादा उपस्थित है जो TBMS से आए हुए हैं। यहां पे हमारे पूरन सर, मेश्राम सर है उपस्थित, और यहां पे तमाम हमारे सभी मिशनरी साथी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं साथियों। ये सब बोलने के बावजूद भी जो मैं एक चीज सबसे अति महत्वपूर्ण बोलना चाह रहा हूं सर, पिछले 10-15 दिन से मेरी जो भूमिका रही है बड़ी ही बिविल्डर्ड रही है सर 10-15 दिन में। और यह भूमिका इस तरीके से रही है कि एक तरफ इस पूरे प्रोग्राम का नियोजन भी करना है, आपको एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है, आपको ऑफिस का भी काम करना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, क्योंकि मेरी मां जो है अभी बेड रिडन है, तो मेरा अभी मैं आपके साथ में गुफ्तगू जरूर कर रहा हूं, लेकिन मेरा अभी आधा जो ध्यान है वो घर पे भी है सर। और इन सभी चीजों को अगर हम समावेश करें तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज जो बोलनी है आपसे वो ये है कि ये सारा का सारा आज जो आप देख रहे हैं, सर की उपस्थिति देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स की उपस्थिति देख रहे हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देख रहे हैं, वी आर ऑल हियर। और ये मेरे अकेले की कोई करतूत नहीं है, ये अकेले की मेरी कोशिश नहीं है, वो मेरी कोशिश है उन तमाम मेरे साथियों की जो मेरे साथ में पिछले 10 से 15 दिन रहे। और यहां पर उन्होंने दम ठोक के ये बोला कि नहीं सर, वी हैव टू डू दिस हियर एट नागपुर। मैं पर्टिकुलरली इस जो पूरा की पूरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इसका जो सूत्र संचालन जिनके पास में है, हमारे दोस्त और हमारे भाई डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ साहब, उनका भी मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। संजय थूल साहब है, डॉक्टर प्रशांत इंगोले, डॉक्टर संदीप बडोले, और हमारे दूर दराज से आए हुए गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, अमरावती, ये सारे अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे यहां पर साथी भी है सर, मिशनरी साथी हैं। और सिर्फ वो बातें नहीं करते हैं, विचारों का प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए। साथियों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? वो इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने, इंक्लूडिंग प्रोमिनेंटली प्रोफेसर जॉन क्वेने और हमारे आदरणीय प्रोफेसर विवेक कुमार सर ने मेरे पुस्तक के बारे में
वो सारी चीजें बताई है जिसको मैं खुद भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूं, और जैसे कि अभी सर ने बताया एंड प्रोफेसर जॉन क्यूने है आल्सो कैटेगोरिकली स्टेटेड कि ये जो ज्ञान सर्जन की जो है ये कोई मंजिल चीज नहीं है, ये प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। और आज की इस समकालीन स्थिति में अगर आप देखें तो जो मेनस्ट्रीम स्कॉलरशिप है उसको अगर आप देखें, मुख्य धारा का जो डिस्कोर्स है, मुख्य धारा का जो लिटरेचर है, मुख्य धारा का जो साहित्य है, उसको अगर आप देखें तो जैसा अभी आदरणीय सर ने बताया कि बाबा साहब को एक कटघरे में बोल ले या फिर एक लिमिटेशन में लाने की कोशिश की जाती है कि नहीं, बाबा साहब अगर बोले तो उनके यही टॉपिक है, इसी के ऊपर चर्चा, इसी के ऊपर मंथन। और हमारा यह दायित्व होना चाहिए कि इस डोमिनेंट और मेनस्ट्रीम स्कॉलरशिप का जो नैरेटिव है, यह मुख्य धारा का जो नैरेटिव है, मैं तो सर इसको कहता हूं कि यह स्कॉलरशिप नहीं, यह नैरेटिव मोर है। और इस मुख्य धारा के इस जाल को पार करना यह भी हर मिशनरी साथी का दायित्व है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप चाहे ऑफिस में कार्य कर रहे हो, फील्ड में कार्य कर रहे हो, हमें याद रखना चाहिए कि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कनेक्शन पावर और अथॉरिटी से होता है सर, जैसे कि सर ने बताया, प्रोफेसर क्यों ने बताया। अगर आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, फील्ड में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने में कार्य कर रहे हैं, किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं, आपको यह दिखाई देगा कि आजू बाजू में आपके कुछ कल्चरल करेंट्स चल रहे हैं, कुछ आप रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ संस्कृति को मान रहे हैं। उस संस्कृति के माध्यम से भी एक नैरेटिव फैलाया जाता है, एक डिस्कोर्स फैलाया जाता है, एक विचार को फैलाया जाता है, और इस विचार के माध्यम से आपके माइंड को एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है, और वो डायरेक्शन तय करती है कि कौन हुक्मरान रहेगा, किसमें हुक्मरान की मानसिकता रहेगी और किसमें रूल्ड की मानसिकता परकुलेट होगी। यह डिफाइन करता है, यह वो डायरेक्शन डिफाइन करता है। यह काम मेनस्ट्रीम स्कॉलरशिप भी कर रही है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जितनी भी पुस्तकें हैं अगर आप देखेंगे, मैं कई बार अलग अलग कुछ कार्यक्रमों में जाता हूं और उसमें मैं कई बार यह प्रश्न पूछता हूं सर कि अगर आप बोलते हो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने लिखा है, रिवॉल्यूशन ऑफ काउंटर रिवॉल्यूशन अगर बाबा साहब ने लिखा है, मैं उस हाल में प्रश्न यह करता हूं कि कितने लोगों ने वो पुस्तक देखी है और पढ़ी है। हाउ मेनी दोज दे हैव स्टडीड एंड रेड दिस बुक, whether it is annihilation of caste for that matter or revolution of counter revolution। 100 के उस सभागार में 100 की कैपेसिटी अगर मान के चलो उस सभागार की है, तो मैंने बहुतायत फ्रीक्वेंटली ये देखा है, मोस्टली ये देखा है कि उसमें 8 से 10 लोग रहेंगे सर, जिसमें कि हमको यह दिखाई देता है कि उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक तो देखी है या पढ़ी होगी। और अगर हमने नहीं पढ़ी है, उसको देखा ही नहीं है, एक या 2 लाइन पढ़ी भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप मेनस्ट्रीम स्कॉलरशिप आपको क्या परोस रहा है उस पुस्तक के बारे में, वो कैसे आप समझ सकेंगे, उसकी ट्रैप को कैसे समझ सकेंगे, उसके जाल को किस तरीके से समझ सकेंगे। और इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से हम सब साथियों को ये गुजारिश करता हूं कि आप और हम अपने घर में सिर्फ बाबा साहब की जय जयकार न करें, अपितु उनकी पुस्तकों को अपने सोफे में, कपबोर्ड में छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर पन्ने पलटाने के लिए प्रेरित करें। वो हमारी कल्चर बननी चाहिए, वो हमारी संस्कृति बननी चाहिए, वो हमारी रिचुअल्स बननी चाहिए साथियों। तब
देखिए आप जाके समाज में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे कि अभी आदरणीय सर ने बताया कि अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं हाँ बाबा साहब ने यही स्कीम दी थी या बाबा साहब के कारण यही स्कीम बना दी गई थी, तो हम उसके ऊपर तालियां बजाते हैं। तालियां बजनी चाहिए, उन्होंने कार्य ही ऐसे किए हैं कि हम जितनी तालियां बजाएं उतनी कम है साथियों। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तालियां बजाने से बाबा साहब के विचारों को हम ग्राउंड पे नहीं ले जा सकते, सोसाइटी में परकोलेट नहीं कर सकते। इट हैज टू बी आवर आइडियोलॉजी, इट हैज टू बी आवर कल्चर, इट शुड नॉट रिमेन अ फिलोसॉफी itself. It has to go beyond that and it has to become a creed, a culture, an ideology itself. आदरणीय प्रोफेसर जॉन का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हमको हिट किया है, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस ऑल। क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें साथियों पॉलिटिकल डिस्कोर्स को या पॉलिटिकल बातें करने के लिए या सामाजिक परिवर्तन की बातें करने के लिए, लेकिन अगर मैं अपने घर में, होम में, if the same fraternity concept, if the same morality concept, if I am not struggling myself to introspect and convert myself, वो तो धरी के धरी रह जाएगी। और इसीलिए हमको अपने कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए नैरेटिव को चेंज करने के लिए। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पुस्तक में बताया है और आदरणीय सर ने इसके ऊपर बहुत विवेचन किया साथियों, कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जो व्यू है पावर के बारे में, सत्ता के बारे में, राजनीति के बारे में, वो जब तक हम उसको एक कल्चर के रूप में नहीं देखते हैं, एक संस्कृति के रूप में नहीं देखते हैं, तो हम पॉलिटिक्स को भी अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे, सत्ता को हम नहीं समझ सकेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का जो रेफरेंस आदरणीय सर ने दिया है, जिसमें कि वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन का जाना यह पर्याप्त नहीं है, ओपिनियन का रिप्रेजेंटेशन होना, ओपिनियन का प्रतिनिधित्व होना यह जरूरी नहीं है, अपितु रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट द बाबा साहब कॉन्सेप्ट इज। इट इज बिकॉज ऑफ his philosophy is quite pragmatic and grounded in Indian realities. That's why. वो इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हुक्मरान जो है, जो पारंपरिक रूप से हुक्मरान रहे हैं, उनका कहना हमेशा यह होता है कि हे धनंजय, तुमको आने की जरूरत नहीं है इधर, you not to come. Why you should come? We are here for you. आप जो चाह रहे हो या आपकी जो ओपिनियन है, वो तो मैं इस पटल पे बता रहा हूं आपको, इस पटल पे डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपके लिए सारी चीजें करके दे सकता हूं, आपको इधर आने की जरूरत नहीं है। हम इस गुत्थी को सुलझाने में इतने गुथ जाते हैं कि हमको लगता है कि अगर मैं कुछ बन गया तो यही सब कुछ है, और इसीलिए कई बार इस जाल में फंस जाते हैं। कौन से बोलने के लिए कि मैं बाबा साहब के कारण देखो क्या क्या हुआ हूं, क्या क्या बन गया हूं। अरे बाबा साहब के कारण हम बन तो गए हैं, लेकिन बाबा साहब की बताए हुए जो चीजें हैं उसको करने के लिए कितना कर रहे हैं, यह उससे ज्यादा मायने रखेगा ना, यह उससे ज्यादा मायने रखेगा। और इसीलिए हम सब साथियों को ये जो कॉन्सेप्ट है बाबा साहब की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओपिनियन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन, इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द कंटेम्पररी टाइम्स इन इंडिया, वेरी क्रिटिकल। मैंने अपने बुक में कंक्लूजन में, सर आपने कंक्लूजन पे बहुत बल दिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने बुक की शुरुआत जो की है इंट्रोडक्शन में, उसमें मैंने लिखा है बाबा साहब का एक कोटेशन। उसमें वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ मिशन फॉर मी, पॉलिटिक्स इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट वी आर।
हाउ मेनी टाइम्स एंड फ्रॉम हाउ मेनी पीपल यू हैव हर्ड दिस कोटेशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड? कितने लोगों से हमने सुना है कि भाई पॉलिटिक्स मेरे लिए मिशन है। मैं अब वो शब्दावली उपयोग नहीं करना चाहता जो आज आपको इधर उधर स्लैंग के रूप में मिलती हैं। अगर आप मिशन के पहले और कुछ लगा दो शब्द तो और भी कुछ बन सकता है और आपको आज की स्थिति पता चल सकती है। अगर मैं इस चीज को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करता, हालांकि इसमें स्ट्रगल है, इसमें बहुत इफर्ट्स करने की जरूरत है, लेकिन अगर मैं इस चीज को नहीं देखूंगा अच्छी तरीके से तो मैं उस कल्चर का हिस्सा बन जाऊंगा जो यहां के ट्रेडिशनल हुक्मरान कल्चर को इनकलकेट करना चाहते हैं। कि क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पावर का उपयोग और ज्यादा पावर प्राप्त करने के लिए, अपने आप को और परपेचुएट करने के लिए, अपने आप को और कंसोलिडेट करने के लिए मैं उसका हिस्सा बन जाता हूं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को हम बोलते हैं जय भीम करके, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स में हैं, सामाजिक फील्ड में हैं, हम अथॉरिटी के फील्ड में हैं, अगर इस पॉलिटिक्स को, अथॉरिटी को हम एक मिशन के रूप में नहीं लेंगे, एक मीडियम के रूप में नहीं लेंगे, तो बाबा साहब ने जो बोला है कि मेरे लिए पॉलिटिक्स एक मिशन है टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, नॉट सोशल जस्टिस इटसेल्फ। क्यों? उसका कारण आपको सर ने जो बताया कि अगर मान के चलो आपको पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिलता है, आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रूप में एक वोट भी देते हो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के रूप में आप चुनाव भी लड़ते हो, और इसके कारण एक सुपर स्ट्रक्चर जो बनी हुई है सोसाइटी से लेके पॉलिटिक्स की या डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, वहां भी आप चले जाते हो। लेकिन अगर सोसाइटी में जो कंसाइंस है, जो सोशल कंसाइंस है या सामाजिक जो मानस है, उसमें अगर ये जो दबे कुचले जो लोग रहे हैं, ट्रेडिशनली हाशिए पे गए हुए लोग हैं, ये वहां तक चले गए एक दो लोग भी, लेकिन अगर आपका कंसाइंस, सामाजिक जो कंसाइंस है या सामाजिक मानस, इनको वहां पर देखने के लिए राजी नहीं है, तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर है वो सिर्फ फ्रेमवर्क बन के रह जाएगा, वो सामाजिक परिवर्तन का कभी माध्यम नहीं बन सकेगा साथियों। और इसीलिए इस बात के ऊपर बाबा साहब बहुत ही बल देते हैं कि अगर हमको डेमोक्रेसी को सही मायने में इंप्लीमेंट करना है तो फ्रेटर्निटी के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं हो सकता है। फ्रेटर्निटी के अलावा और दूसरा चारा नहीं हो सकता है साथियों। और इसीलिए मैं एक चीज के ऊपर बहुत ही बल दिया हूं, और वो आपको बुक के लास्ट वाले चैप्टर में मिलेगा, और उसका मैंने शीर्षक ही वो दिया, हु शुड रूल, हु शुड रूल। I think, Professor, you might have already seen that. Who should rule? आप अगर मुख्य धारा की जितनी भी लिटरेचर है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से लेके इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थ्योरी, अगर आप इन पुस्तकों को थोड़ा सा देखेंगे, या यूं कहिए कि राजनीति शास्त्र या समाज शास्त्र या पॉलिटिकल थ्योरी के जो बुक्स हैं, या मान के चलिए सामान्य भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि राजनीति के बारे में जो भी लिखा जा रहा है उसको आज समकालीन लिटरेचर को पढ़े या पिछले 100-200 साल के लिटरेचर को पढ़े, तो आपको ज्यादातर एक चीज के ऊपर बल दिखाई देता है, ये सारा के सारे साहित्य का। कौन सा? हु रूल्स, हु रूल्स, यानी हुक्मरान कौन है, कौन शासन कर रहा है, किसके पास में पावर है, कौन पॉलिटिक्स में डोमिनेंट है, इसका पूरा एनालिसिस, पूरा डिस्कशन, ये सारा चीजें मिलेगी आपको। लेकिन इस बात के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाती या दी गई, कौन सी? कि हु शुड रूल। राणा डे गांधी एंड जिन्ना में अगर देखेंगे, जिसमें कि पूरा व्यवस्थित बाबा साहब ने उसका जिक्र किया है साथियों, दूसरे बुक्स में भी आपको मिलेगा। बाबा साहब ने इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा बल दिया है
कि किसको है ये अथॉरिटी कि वो हमारे ऊपर रूल करे, किसको ये दायित्व दिया जाना चाहिए कि जो हुक्मरान बने। इसके ऊपर जब तक ज्यादा डिस्कोर्स में नहीं बात की जाती, जब तक इसको नैरेटिव नहीं बनाया जाता, जब तक इसको सोशल कंसाइंस नहीं बनाया जाता, या जब तक इसको आइडियोलॉजी नहीं बनाया जाता, तो आप ये देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल तरीके से रूलर रहे हैं वो रूलर्स बनते रहेंगे, और जो हमेशा रूल्ड रहे हैं वो हमेशा रूल्ड बनते रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि हु शुड रूल। और इसीलिए मैंने अपने बुक के लास्ट वाले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जिक्र किया है कि हमको इस नैरेटिव को बदलने की जरूरत है कि हु रूल्स टू हु शुड रूल। ये जब तक हम इस चीज के ऊपर इंफेसाइज नहीं करते तो हमको यह दिखाई देगा कि देखो, और हम कंप्लेंट करते रहेंगे हमेशा। कैसे कंप्लेंट? कि देखो ये इस तरीके से सही काम नहीं हो रहा है, ये भ्रष्ट काम हो रहा है, ये राजनीति में इसी तरीके से भ्रष्ट काम हो रहा है, किसी संगठन में भ्रष्ट काम हो रहा है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली, न जानते हुए मैं कहीं ना कहीं ये ग्रहित धर लेता हूं, मैं एजम्पशन कर लेता हूं, आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि नहीं यार ये तो हमारा डोमेन ही नहीं है, ये हम इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे कंट्रोल की बाहर की चीज है। इस तरीके का नैरेटिव इधर उधर घूमते रहता है। अभी सर एक हफ्ते पहले मैं एक हमारे नागपुर के बाजू में एक छोटा शहर है, कस्बा है, एक टाउन है, वहां पे मैं संभाषण करने का मुझे मौका मिला था, मुझे बुलाया गया था। आई हैड बीन टू दैट प्लेस ओनली, नियर बाय टू देवड़ी ओनली। वहां के इस प्रोग्राम में मैंने एक सवाल किया उनको कि क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं क्या? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक टू दिस इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि यह हमारी सोशल कंसाइंस, नैरेटिव और पॉलिटिकल पावर की डायरेक्शन इंडिया में किस तरीके से जा रही है उसको दिखाता है। यह छोटा सा उदाहरण। मैंने उनसे यह सवाल किया कि देखिए साथियों, आप चाहे या न चाहे, 2500 साल का इतिहास, मुझे लगता है सर इसके ऊपर मैं उतना ये नहीं हूं, लेकिन जो मुझे अभी पता है, माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग, कि 2500 साल 3000 साल का जो इतिहास रहा है, हमको कुछ उसकी बुक्स की झलक मिलती है। इसमें चाहे या न चाहे आप, तो आपको यह दिखाई देगा कि पॉलिटिक्स ने अपनी एक क्रिटिकल भूमिका निभाई है समाज को एक डायरेक्शन देने की। चाहे उसका फ्रेमवर्क कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो किंगडम हो, चाहे इंपेरियलिज्म हो, कॉलोनियलिज्म हो, या प्रिंसेस हो, या जिस तरीके से ही, आप उसे अछूते नहीं रह सकते। आज की परिस्थिति में वहां पर एक मैंने सवाल खड़ा किया कि बताइए कि आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं? आपका उत्तर क्या होगा? चुनाव लड़ सकते हैं, वोट तो दे ही सकते हैं, लेकिन यू एंड ऑल ऑफ अस कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। बोले हां, हम सब चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने दूसरा सवाल किया कि अगर आप चुनाव लड़ सकते हैं तो क्या आपको मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मेन स्ट्रीम मतलब सब आ गए मान के चलो, आप उसको उस तरीके से मत दो अभी थोड़ी देर के लिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। मैंने दूसरा सवाल यह किया, हमारे डॉक्टर प्रसाद नारनवरे साहब आ गए हैं यहां पर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, प्लीज आइए साहब। मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि अगर आप चुनाव लड़ सकते हैं, अगर आप चुनाव लड़ सकते हैं तो क्या आपको टिकट भी मिल सकती है क्या? अगर आप चुनाव लड़ सकते हैं, ये राइट तो है ना सर, सोशल कंसाइंसी, your rights are protected safely by social conscience only. If social conscience is not there, nothing can happen. अगर आप चुनाव लड़ सकते हैं तो आपको टिकट मिल सकती है क्या? यह मैंने सवाल किया उनसे। उसमें से एक भी शख्स ने हाथ अपने नहीं उठाए, एक भी शख्स ने। अगर आप चुनाव लड़ सकते हो तो
अगर आप चुनाव लड़ सकते हो तो आपको टिकट मिलेगी ना, तभी तो आप कंटेस्ट करोगे। मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। तो आपने एक भी शख्स ने, पहले तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उनको सवाल किया कि क्या आपको टिकट मिल सकती है क्या, तो सर किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। सोचो आपने क्यों नहीं किया होगा? Why we can't? इसका मतलब कि फॉर्मल पॉलिटिकल पावर, फॉर्मल राइट के अलावा भी कुछ ऐसा चल रहा है, चलता है सोसाइटी में, जो आपको बाध्य करता है कि कौन सी चीजें करे और कौन सी चीजें न करे। साथियों, इन सटल चीजों के ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम बाबा साहब का जो कारवा है या बाबा साहब का जो मिशन है, एक समतामूलक समाज निर्माण करने की, एक फ्री सोशल ऑर्डर की, वो सपना साकार करने की हम जो जद्दोजहद करते हैं उसमें साकार नहीं हो सकेंगे। एक भी व्यक्ति ने खड़ा नहीं किया था। दिस शोज कि हमारे देश में कितना कार्य करना हमको बाकी है बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने के लिए। मैं मान के चलता हूं कि पूरे विश्व में या किसी भी समाज में एकेडमिक होना एक अलग चीज होती है, एकेडमिक चीज होना अलग चीज होती है, लेकिन एक एक्टिविस्ट होना यह भी अलग चीज होती है। आप एक बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, आपके पास में अथॉरिटी हो सकती है, आप एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हो, लेकिन यह अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा एक छोटा सा मानना है, और यह मैंने बाबा साहब से सीखने की कोशिश की है, वो मेरी छोटी अंडरस्टैंडिंग से, कि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे, तब तक बाबा साहब के मिशन को कार्य करने का जो सपना है आपको, वो भी पूरा नहीं हो सकेगा। आइडियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है, मोरल इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है। आप कार्य तो कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन अगर आपको सामाजिक परिवर्तन लाना है, समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, तो आपको उसको एक मिशन के रूप में लेना पड़ेगा। आपको उसको मिशन के रूप में अपने आप में आत्मसात करना पड़ेगा, तब आप चाहेंगे ना। नहीं तो धनंजय सोइंदा जी सर एक अभी बुक लिखे हैं, उसके पहले भी बुक लिखे हैं, लेकिन यह बुक अपने आप में ही पर्याप्त माध्यम नहीं है। साथियों, इस पटल के माध्यम से यह चीज मुझे आपको बतानी थी बाबा साहब के बारे में। मैं आखिरी के सिर पर 2 पॉइंट यहां पर छेड़ना चाहूंगा और उसके बाद में मैं आप लोगों से विराम लेना चाहूंगा। मैंने अपनी पुस्तक में जो चीज है जिसका सर ने जिक्र किया, और उसके मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर, कि जो आपने इंडोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बताया है। आप भी अगर पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने तमाम जो हमारे इंडोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब यह है कि भारत के अंदर में 2500-3000 साल से जिन लोगों ने भाष्य किया है, जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी है, जिन लोगों ने लिटरेचर लिखा है, चाहे किसी भी प्रकार का लिटरेचर हो, उसके ऊपर जो बाबा साहब की अथॉरिटी रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। मैं तो यह कहूंगा, यहां पर आदरणीय हमारे डॉक्टर प्रसाद नारनवरे साहब हैं, यहां पर नागसेन बागड़े सर उपस्थित है, ऊपर से हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ साहब उपस्थित है, तमाम यहां पे हमारे नागपुर और इर्द गिर्द के सभी साथी हैं। मैं तो यह कहूंगा कि नागपुर में एक इस तरीके का आर्काइव और इस तरीके की लाइब्रेरी हो, जिसमें सिर्फ बाबा साहब का साहित्य लिखा हुआ न हो, लेकिन वो सारा का सारा साहित्य उपलब्ध हो जिसको बाबा साहब ने रेफरेंस के रूप में लिया। हम सबकी ये जिम्मेदारी हो जाती है, और मेरा ये तो ये जिक्र रहेगा कि हम उसको लिबरल करें, नॉलेज को लिबरल करें। मैंने ऐसी कई प्रवृत्तियां देखी है जिसमें कि हम पता नहीं इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं, इतने पॉजेसिव हो जाते हैं कि नहीं मैं यही मैच करूंगा, ये मेरे पास में ही रहना चाहिए, इट शुड बी कन्फाइंड टू मी। व्हाई इट इज सो?
बाबा साहब का लिटरेचर है, यह पूरे जगत का लिटरेचर है, यह किसी मेरे या आपका नहीं है। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि इसको भी ह्यूमनाइज करने की बहुत जरूरत है। और इस पटल पे मैं जो आखिरी जो चीज है एक शॉर्ट में जो मैं बताना चाहता हूं साथियों, वो ये है कि अगर आप इस पूरे डिस्कोर्स को देखें, पूरे पॉलिटिक्स के विमर्श को देखें और सामाजिक परिवर्तन के कारवा को अगर आप देखें, तो आपको एक अति महत्वपूर्ण जो चीज है जिसका जिक्र आदरणीय सर ने भी कहा था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जब बाबा साहब ने मिड 30s में जो लिखी, 1930s 36 में, यस सर, उस वक्त जब उन्होंने लिखा तो वो कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था कि जिसका रेफरेंस सिर्फ एकेडमिक और स्कॉलर्स ही ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स। वो सभी के लिए था, सभी के लिए था, और खासकर उन वर्गों के लिए था सर, जो वर्ग ट्रेडिशनल तरीके से हुक्मरान रहे हैं, हुकूमत में रहे, और उनको भी यह बोला गया कि जब तक आप इस सामाजिक परिवर्तन के कारवा में दिल से हिस्सा नहीं लेंगे, दिल से इसमें शिरकत नहीं करेंगे, तो आप इस भारत को सही मायने में लोकतांत्रिक देश नहीं बना सकेंगे। आज क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई पार्टिसिपेशन करता है, इंटेलेक्चुअल अजर्सन करता है, डेमोक्रेटिक अजर्सन करता है, पार्टिसिपेशन के लिए कहीं किसी पटल पे जाता है, तो कई बार उसको यह देखा जाता है कि जिसको कि जीरो सम गेम के रूप में जाना जाता है पॉलिटिकल साइंस में। यानी अगर कोई आप में से पार्टिसिपेशन के लिए आगे आना चाहता है तो मैं उसको थ्रेट समझने लगता हूं सर, उसको मैं इनसिक्योरिटी समझ लेता हूं। तो ये जो मानसिकता बनाई गई है कि नहीं, अगर ये जो लोग हैं जो हाशिए पे रहे हैं, ये अगर पार्टिसिपेशन में आ गए तो इसके कारण हमारी जो कंसंट्रेशन है, जो पावर, वो खत्म हो जाएगी। अगर इस तरीके की हम सोच रखते हैं तो इस देश में कभी भी डेमोक्रेटिक सेटअप सही मायने में नहीं आ सकता। बाबा साहब का ये जो एम्फेसाइज है, ये हमको ध्यान रखने की इस पटल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, अभी जितने भी बातें बतानी चाहिए उतनी कम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पुस्तक को और विवेचन करेंगे, पुस्तक को पढ़ के और उसमें सारी चीजें नया रिसर्च के लिए इंस्टिगेट करेंगे। मैंने जो चीजें बताई है उसके ऊपर और मंथन करेंगे ताकि बाबा साहब के इस विचार को हम आगे तक ले जा सके, ग्राउंड लेवल से लेके तो ग्लोबल लेवल तक ले जा सके। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां पर उपस्थित हुए, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।